तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम आने वाले हैं। इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए एसएससी से रिलेटेड पूरा टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर एक्चुअली प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर हम लोग पर डे आपको एक नया पेपर सेट दे रहे हैं, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, एसएससी स्टेनो को 2024 को। आज पेपर सेट नंबर 11 पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैं करीब सेट नंबर 10 तक पूरा डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है। एक ज़रूरी चीज़, अब बेटा एग्ज़ाम के लिए कम समय रह गया है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है आपके पास में। अब अच्छे से आप पढ़ाई करें, सीरियसली आप पढ़ाई करें। देखिए, दिवाली है तो भी देखिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, इसको आप अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो। लगातार मेहनत करते रहिए जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए। और देखिए, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती है, ये रेगुलर वर्क है, आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम डेट का ध्यान रखिएगा। जो एग्ज़ाम डेट है वो कितनी है? 13/10/2023। बिल्कुल जो लेटेस्ट अपडेटेड पेपर है वही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। इसमें मैं थोड़ा सा कलर वलर सेट कर दूँ, जरा मार्कर का डिफरेंट कलर ले लेते। ठीक है। तो क्या बोला गया है? यू कैन हैव एक्यूज्ड ऑफ बीइंग लेजी बट आई विल नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट राइट नाउ। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कैन के बाद में हैव और थर्ड फॉर्म, ये कुछ अटपटा सा फ्रेज है, इतना नहीं आएगा। आपको सीधा कहना पड़ेगा, कैन एक्यूज कहना पड़ेगा। कैन के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक यहाँ से ये हैव हटा देंगे और इतना हटा के सीधा क्या लग जाएगा? केवल एक्यूज लग जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है। कैन के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 2 क्या बोल रहा है? 2 वाले स्ट्रक्चर को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए बेटा, ये बार बार पेपर में आ रहा है। कभी भी अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? वाज या वर का यूज़ करते हैं और किसका यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म। देन बाय यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो शुरू हो जाइए। अ डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म दी गई है बाय द शेफ। ये हो गया सब्जेक्ट और बेटा ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। हमको क्या चाहिए? पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट देख लीजिए, द शेफ सब में है। उसके बाद में चाहिए सेकंड फॉर्म। यहाँ क्या लगी हुई है? हैज़, गलत है। यहाँ क्या लगा है? हैज़, गलत है। यहाँ हैड लगा हुआ है, गलत है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यही वाला ऑप्शन क्या है हमारा? सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? लेट्स सी अनदर वन। अब आपको एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थी बताना है। वर्ड है हमारे पास में जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य। क्या होता है? सामान्य। एंटोनिम आपको बताना है। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशेष होता है। कॉमन का मतलब होता है सामान्य या साधारण। कंपोजिट का मतलब होता है सन्मिश्रण, सम्मिश्र, किसी चीज़ का मिश्रण होना। और बेटा मिक्सचर का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का मिक्सचर होना। ठीक है, मिश्रण होना। तो अभी क्या चाहिए? कोई चीज़ सामान्य है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। कोई चीज़ कैसी होगी? बहुत ज़्यादा विशेष होगी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे सकूं मैं, और दूसरी चीज़ मैं आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा सकूं। फालतू इधर उधर की बातें नहीं हो, सीधा अप टू द मार्क और एग्जाम रिलेटेड ही बात हो, क्योंकि मैं समझता हूँ टाइम की वैल्यू कितनी ज़्यादा है बेटा। अगर आपका इस बार अगर 1 नंबर से रह गए, मान लीजिए अगर 1 मार्क्स की कमी रह गई थी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो 365 डेज दोबारा से उसी साइकिल में चलना पड़ेगा जिस साइकिल में आप आए हो। दोबारा से मेहनत होगी। तो प्लीज़ बेटा एक बार अच्छे से मेहनत कीजिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपने सिलेबस में अपने इसके अंदर वीडियोस के अंदर फालतू इधर उधर की बात नहीं करता, कोई प्रमोशन नहीं करता, सीधा अप टू द मार्क बात होती है। शी सैड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट। अब देखिए, शी है, शी के साथ में क्या आएगा बेटा? आई। यहाँ पे क्या दिया हुआ? आई। आई का मतलब कौन है? ये वही लड़की है जो शी और आई दोनों एक ही व्यक्ति है, तो शी। इज एम आर बदलता है बेटा वाज या वर में, पास्ट टेंस में। देखिए, यहाँ इज आ रहा है, गलत है। यहाँ विल आ रहा है, गलत है। यहाँ हैड आ रहा है, गलत है। यहाँ पे वाज आ रहा है, तो दिया गया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। आप एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन दो को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, इन्हीं में से ज़्यादातर आ रहा है। द फ्लपी कैट द फ्लपी कैट यूज टू मेक अ फीबल क्राई बाय द अदर ओनली विच फूड वाज सप्लाइड बाय द लिपिका। ठीक है।
तो जो बिल्ली है वो क्या है कि खाने को देखकर रोने लगी जो लिपिका ने उसको दिया था। तो देखिए क्राई ओवर द अदर ओनली, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना क्राई के साथ में ना बेटा एवर्ब नहीं आता, अमंग नहीं आता, क्राई ओवर होता है ना। क्राई ओवर किसके ऊपर रोने पड़ा, रोने लगी, वो भोजन को देखकर रोने लगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, क्राई ओवर विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए क्वालिफाइंग फॉर द JEE एडवांस हैज़ गिवन द अभिकीर्ति अ शॉट इन द आर्म। देखिए जैसे ही उसने JEE का एग्जाम क्रैक किया तो उसके जीवन में क्या होगा, शॉट इन द डार्क का मतलब, इन द आर्म का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना किसी चीज, ठीक है। उससे क्या हो गया, और ज़्यादा एनकरेज हो गई, क्या हो गई वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा एनकरेज हो गई। डोज ऑफ मेडिशन, मेडिकेशन, कोई दवाई मिली उसको नहीं। अब बूस्ट, बूस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, कॉन्फिडेंस का बढ़ जाना। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपका प्री एग्जाम निकलेगा तो मेंस के लिए आप दम लगा दोगे। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। पोटेंट ट्रबल, समस्याओं से गिर जाना, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, और 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं। द आर्टिस्ट स्किलफुली कैप्चर द इंट्रिग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है समझिए, इंटीग्रिटी का मतलब होता है जटिलता। क्या होता है इंटीग्रिटी का मतलब, जटिलता, ठीक है। ऑन जट कॉन्टर ऑफ द माउंटेन रेंज, ठीक है। तो देखिए माउंटेन रेंज के पर्वत के ऊपर जो जटिलताएं थी उसको आर्टिस्ट ने स्किलफुली क्या किया, कैप्चर किया या बनाया उसको। तो समझेंगे यहाँ पे रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब क्या होता है, तार्किक, मतलब सही मूल्य पे तार्किक हो जाता है, रीजनिंग करते हैं, तर्क शक्ति। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या हो, डिफिकल्ट हो, जटिल हो, ठीक है। फिर दिया वो हमारे पास सिस्टमेटिक, कोई चीज़ बिल्कुल सिस्टम से चले। और फैंटास्टिक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, यानी कि शानदार हो। तो आवर फाइनल आंसर इज, वी हैव टू मेक आंसर, वी हैव टू find the synonym of the given question. So our final answer is option number 2. Let's see another one. Here we have another formation which is related with the underlying segment. मैनी कबन्स, कबन्स बेटा जो एक क्षेत्र है उधर के लोग निवासियों को कबन्स बोलते हैं। कबन इन अ सर्कमस्टेंसेस सिमिलर टू व्हाट आई हैड बिकम द अमेरिकन सिटीजन एज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो देखिए ध्यान रखेंगे, सिमिलर के साथ में टू आता है, सिमिलर टू मी, वो किसके समान था, मेरे समान था, सिमिलर टू। देखिए कबन का सब जो है, कबन का जो सर्कमस्टेंसेस है वो क्या है, मेरे ही समान है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर होगा, दूसरा कोई बन नहीं रहा है यार प्रॉपर। नंबर 9 पर आइए, 9 क्या बोल रहा है, देयर वाज द डैश, देयर वाज अटर डैश आफ्टर एक्सप्लोजन। विस्फोट के बाद में क्षेत्र में क्या हो गया था, विस्फोट के बाद में क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कहीं पे कोई बम गिर गया है, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिर गया तो क्या होगा, चारों तरफ चीख पुकार होने लगेगी, अफरा तफरी मच जाएगी। तो ये अफरा तफरी मचने को क्या बोलते हैं वो देखेंगे। पैसिमिज्म का मतलब होता है शांति हो जाना। मेहम का मतलब क्या होता है, चारों तरफ क्या हो जाए, एट्रोसिटी हो जाना। एट्रोसिटी का मतलब होता है अराजकता हो जाना। दूसरी तरफ यहाँ पर हो जाएगा, फोर्स का मतलब बल होता है। बेल्टिंग का मतलब क्या होता है, बेल्ट को बांधना, बेल्ट कसते हैं ना कमर के अंदर, तो बेल्टिंग। क्या होगा, चारों तरफ क्या हो गया, उपद्रव सा मच गया, चीख पुकारे मच गई, चारों तरफ अराजकता फैल गई। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। वट एवर टॉपिक आई डिस्कस विद द सेज, जो टॉपिक मैंने साधु के साथ में डिस्कस किया, इट सीम दैट ही न्यू एवरीथिंग, ऐसा लगता था कि जैसे वो सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ जानता है, जिसको सब कुछ जानकारी है, उसको क्या बोला जाता है, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, नहीं बेटा ऐसा नहीं। एक्सीलेंट, शानदार, नहीं। एबनॉर्मल, असामान्य, नहीं। ओमनीशियंट, ओमनीशियंट का मतलब होता है सर्वज्ञाता। क्या बोला जाता है इसको बेटा, सर्व ज्ञाता, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, सर्वज्ञाता। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रहा है, पन्ना इन इंडिया, पन्ना इन मध्य प्रदेश इज द डायमंड माइनिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। मध्य पन्ना जो है मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो पन्ना है वो क्या है, माइनिंग कैपिटल है, यानी जहाँ से हीरे निकाले जाते हैं, हीरे की खान है भारत का। एंड फॉर्च्यून सीकर हैव बीन डैश द टेरिटरी फॉर ईयर्स इन परस्यूट ऑफ द प्रीशियस सिस्टम। और जो लोग भाग्य को, जो लोग अपना सुनहरा भाग्य चाहते हैं, वो क्या करते हैं उधर पे, आज भी खुदाई कर रहे हैं और जानकारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं,
ठीक है, वहाँ से ज़रूरत के जो है मतलब प्रीशियस बहुमूल्य पत्थरों को इकट्ठा करा। एबेंडन का मतलब क्या होता है बेटा, त्यागना, किसी चीज़ को आपने क्या कर दिया, त्याग दिया। स्कॉर्निंग का मतलब क्या होता है, धोना, किसी चीज़ को क्या करना, धोना, ठीक है, साफ करना या धोना। अक्सर जैसा होता है ना, सोना चांदी हम निकालते हैं तब उसको धोते हैं ना, साफ करते हैं वो। इग्नोर का मतलब मना कर देना, अनदेखा कर देना। नेगलेक्ट का मतलब भी अनदेखा कर देना। तो भैया वो क्या करते हैं, कई साल से वो क्या कर रहे हैं, ज़मीन को साफ कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं, जिससे क्या मिले उनको, हीरे मिले। जैसे मिट्टी के अंदर कहीं दबा हुआ था, मिट्टी को, चट्टान को काटा, फिर पानी में धो के निकाला उसको, ऐसे गोल्ड है ना, मिट्टी के अंदर था तो उसको साफ करके धो के नदी में से निकाला। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्या कह रहा है इसके बारे में जानकारी निकाल ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर मैं डिस्कस करूँ तो 12 ये बोल रहा है बेटा, रामाया सौम्या सिस्टर ऑलवेज टेल्स किरण दैट शी विल हेल्प हिम। तो भैया सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। विल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्प नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13 क्या बोलता है, नथिंग हिंडर्स, कोई नहीं रोक सकता, कैट फ्रॉम रीचिंग इट्स मास्टर, कोई भी बिल्ली को उसके मास्टर तक पहुंचने से नहीं रोक सकता, वेन एवर इट लिसनिंग टू हिज वॉइस, जब वो उसकी आवाज़ को सुनती है। तो देखिए बेटा, सुनती है यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको करना पड़ेगा लिसन्स करना पड़ेगा, लिसनिंग नहीं, क्या करना पड़ेगा, लिसन्स। तो ये लिसनिंग को हटा के आप क्या करोगे बेटा, लिसन्स करोगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे ही बिल्ली अपने मास्टर की आवाज़ सुनती है तो कोई भी उसको उसके पास, मास्टर के पास जाने से नहीं रोक सकता है। आगे देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है कुछ ज़रूरत की चीज़ें। कभी भी हैव आता है तो वो किस में बदलता है, हेड में बदलता है। हैव आता है तो किस में बदलता है, हेड में बदलता है। तो शुरू हो जाइए हेड को ढूंढना। यहाँ तो हैज़ आ रहा है, गलत है। यहाँ हैव आ रहा है, यहाँ पे हैज़ आ रहा है, गलत है। एक ही जगह पे हेड आ रहा है, बस इसका ध्यान दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, अनानास और योगा अनानास आसनास है, आसन है, आसन बनाते हैं ना, योगा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो वो जो आसन बनाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, योगासन। मैं भी थोड़ा सा योगा कर लूँ, मैं थोड़ा सा, हाँ, जरूरी है मेरे लिए भी। चलिए क्या बोल रहा है, आसनास और योगा पोस्चर प्राइमरीली सर्व एज द लुब्रिकेशन प्रैक्टिस फॉर द बॉडी ज्वाइंट्स। देखिए, बॉडी के जो ज्वाइंट्स हैं उनके लिए आसन और योगा क्या करते हैं, एक लुब्रिकेशन का काम करते हैं। मसल्स, लिगामेंट्स एंड अदर पार्ट्स, ठीक है, इन सब के लिए डैश सर्कुलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इससे क्या होता है, इनका सर्कुलेशन भी बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है। तो ये क्या करते हैं, ड्विंडल करना, यानी किसी चीज़ के अंदर डिक्रीज होना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर डिक्रीजमेंट होना, डिक्रीज तो करते नहीं है। रिट्रेचमेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ में कमी होना, यानी कि शॉर्टेज होना। ठीक है। बूस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना। अबेट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ में कमी होना। ठीक है, किसी चीज़ में क्या होना, कमी होना, लेसन होना। तो अभी क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए बूस्ट। अगर योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी क्या रहेगी, बूस्ट रहेगी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 16 पर आते हैं। 16 क्या कह रहा है, 16 पे जो वर्ड दिया हुआ है जुबिलेंट। पहले तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिनोनिम पूछना है। जुबिलेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, ग्लैड यानी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है। स्टंट का मतलब क्या होता है कि कोई विकास के विरोध में हो, अगेंस्ट प्रोग्रेस, कोई तरक्की के विरोध में खड़ा हो तो अगेंस्ट प्रोग्रेस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है ओवरजॉयड, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। जर्नीड का मतलब क्या होता है, यात्रा करना बार बार। और टेरिफाइड का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी ऑफुल हो, भयंकर हो। अभी क्या है, खुश वाला बताना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। और 17 क्या बोलता है, 17 वाले में ध्यान रखेंगे बेटा, आपको बताना है डायरेक्ट स्पीच। अगेन वही फॉर्मेट है। अब पहले यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट में जाना है। तो पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे क्या लगा, वाज। पहले जाते से वर्ब को देखा करो, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में जब आपके पास में इज, एम, आर होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपके पास आता है वाज या वर। ठीक है। तो अभी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हुआ, वाज या वर।
अब आपको क्या बनाना है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो आपको चाहिए इज एम आर। शुरू हो जाइए ढूंढना, इज एम आर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। प्लेड सेकंड फॉर्म है, गलत हो गया। एम आ रहा है, आई एन जी आ रहा है, इसको थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, अभी चेक करते हैं कुछ और तो नहीं है। प्लेइंग डायरेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आया, वर्क की फोर्थ फॉर्म अलाउ नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्क की फोर्थ फॉर्म अलाउ नहीं है, तो फिर सेकंड ही है जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। इज एम आर के बाद में प्लेइंग आ रहा है ना, वाज या वर्क के बाद में प्लेइंग, तो इज एम आर के बाद में भी प्लेइंग। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्वेश्चन 18 पर आइए, 18 क्या बोल रहा है। 18 में आपको जो दिया गया सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो मैं पहले यहाँ फॉर्मूला बना दूँ एक्टिव वॉइस का। देखिए एक्टिव वॉइस में ध्यान रखना होता है कि अगर आपके पास में विल आ जाए या शैल आ जाए, उसके बाद में आप हैव प्लस V3 लगाते, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते समय विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V3, ठीक है, आप ये करते हो। अभी क्या करना है आपको, विल शैल हैव के साथ में बीन लगा हुआ है, तो अब आपको क्या चाहिए, केवल विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए आप। यहाँ विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, नहीं आएगा। विल हैव बीन, क्वेश्चन में भी बीन है, आंसर में भी बीन है, ये तो होगा नहीं। विल बी, ये नहीं होगा। विल हैव ही चाहिए होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो बेटा, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करूं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बेटा कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए यार, इतनी मेहनत करते हैं हम, हमारा एक लाइक तो बनता है ना। कम से कम बेटा मैं एक लाइक का तो हकदार हूँ मैं, है ना। ऑनेस्टली अगर देखा जाए, अगर वो नहीं मिलता है तो भाई आपके लाइक और कमेंट ही तो हमको एनकरेज करते हैं कि और वीडियो लेकर आएँ, है ना। अभी बीच में मैंने नहीं आ रहे थे कमेंट्स, बच्चे बता ही नहीं रहे थे कि उनको क्या पढ़ना है, तो हम वीडियो नहीं बना रहे थे। आप मुझे बताइए ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हम वो सब लेकर आएंगे आपके लिए। बैठे इसीलिए कि आपका सिलेक्शन हो भाई। कम्युनिकेटिंग वट यू फेल्ट वाजंट ऑलवेज ईजी इन रीता। ये कैसा क्वेश्चन दे दिया यार, इन ईजी इन रीता, मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए यार, क्या। अब चलो देखता हूँ, कम्युनिकेटिंग वट यू फेल्ट। अच्छा, जो भी आप महसूस कर रहे हो उसको कम्युनिकेशन कर देना। वाज नॉट ऑलवेज, यह हमेशा। इजी इन रीता, अरे इजी इन रीता नहीं होगा भाई, इजी फॉर रीता। जैसा वो महसूस कर रही है तुरंत ही उसको एक्सप्रेस कर देना। तो रीता के लिए एक जटिल कार्य है वो, ज़्यादा मतलब काफ़ी शर्मीली किस्म की है रीता, जल्दी नहीं बताती है इमोशंस को अपने। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। प्रपोजिशन एरर आया था। जया टेक्स क्लासेस फॉर 2 months टू पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए, अब आपको मालूम है यहाँ पे कौन सा वाला टेंस आ जाएगा। देखिए कभी भी सिंस फॉर के साथ में टाइम आ जाए, ये टाइम आ रहा है ना, तो जब सिंस फॉर के साथ में टाइम आता है बेटा, तब हैज़ है बीन आता है। तो जया सिंगुलर है इसलिए हैज़, फिर आएगा बीन, और टेक की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकिंग। तो इतना जुड़ जाएगा बेटा, टेक्स को हटा के कितना जुड़ जाएगा, हैज़ बीन टेकिंग, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं कौन सा वाला टिक कर दूंगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 पे क्या दिया हुआ है, कोलैप्स। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद में आप जाइए सीधा फाइल्स पर। फाइल्स पे जाने के बाद में आप सर्च कर दीजिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ के अंदर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 सिनोनिम और 100 एंटोनिम्स दिए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। उसका कलेक्शन आप तैयार कर लीजिए, उसी में से ये वॉकैब आई है, उसी में से आई है। एग्जाम का करीब 80% उसी में से आता है पीडीएफ से। फिर भी पीडीएफ नहीं मिल पाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए लिंक शेयर कर दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिल पाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करिएगा प्लीज़, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि सुबह से रेगुलर कॉल आते हैं और मेरा भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मैं भी लाइब्रेरी में बैठ कर स्टडी करता हूँ तो मेरा भी डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को 5-6 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दिया जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। दिन के मैं दूसरा दिन नहीं लगने देता, मैं दिन के दिन ही रिप्लाई करता हूँ मैं। जैसे कई टीचर देख लेते हैं मैसेज को, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, यानी हिरास हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो जाना, डिवास्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, कुल मिला के बात ये है। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्या होता है, फलना फूलना। किसी चीज़ का क्या होता है, फलना फूलना, फ्लोरिश होता है।
फ्लाउंडर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डगमगाना, ठीक है, डगमगाना। अगर कोई चीज़ मटकती रहती है तो डगमगाना है। स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना होता है। और कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ क्या करना, सहयोग करना। जैसे दो कंपनी का कोलैबोरेशन हो गया, यानी दोनों चीज़ें, एक दोनों कंपनी एक साथ आ गई। अब किसी चीज़ में क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है, नष्ट हो रही है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ क्या है, फल फूल रही है। बुराइयों को नष्ट होना चाहिए, अच्छाइयों को फलना फूलना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। 22 पर आइए, 22 क्या कह रहा है। 22 के अंदर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ बेटा ये रट्टा लगा लीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, आप बच नहीं सकते हैं इस फॉर्मूले से। आना ही आना है एग्जाम के अंदर, ये उनका पसंदीदा फॉर्मूला है बेटा। अगर 10 क्वेश्चन अगर नरेशन के आएंगे ना, तो गारंटी है कि ये वाला फॉर्मूला आएगा ही आएगा। 10 में से 2 क्वेश्चन तो यही फॉर्मूले के। याद कर लिया तो ठीक, नहीं याद कर पाए तो फिर बेटा अगली साल याद करना पड़ेगा, इस साल याद नहीं करोगे तो। देखिए क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे वाजवर के साथ में क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। अब देख लीजिए, यहाँ वाजवर आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है। हमको ज़रूरत है सेकंड फॉर्म की, ढूंढना शुरू करो। अब बैच ऑफ कुकीज़, ये ध्यान रखो, ये शुरुआत है तो ये शुरुआत कभी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ बाय हर दिया हुआ है ना, हर हर क्या है, सब्जेक्ट है। तो शी वाला देख लीजिए, एक शी ये लगा हुआ है, शी ये लगा हुआ है। यहाँ पे फोर से स्टार्ट हो रहा है, गलत है। यहाँ पे शी हैज़ बीन आ रहा है, गलत है। शी बेक्ड, ये सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। 23 में किस तरीके से काम करना है, आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड दिया है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। ओपेक का मतलब क्या होता है, जिसके हम इस पार से उस पार नहीं देख सकें। ओपेक को ऐसा समझिए, जहां पे लाइट क्या हो जाए, लाइट क्या हो जाए, पैक हो जाए, लाइट बाहर नहीं जा पाए, इसलिए क्या कहते हैं, ओपेक। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया था, लाइट को पैक कर दो, लाइट ओपेक। ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, अस्थाई। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई। ठीक है। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज बिल्कुल स्पष्ट हो, सुस्पष्ट, समझ में आए। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमेशा कैसे चलती आ रही हो, परंपरागत। परंपरागत, परंपरा से चली आ रही है, कोई ट्रेडिशनल हो। और वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो अनस्टेबल हो, जो बदलता रहता हो। ठीक है। कंप्यूटर में होती है ना वॉलेटाइल मेमोरी, मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये वही है वर्ड। तो देखिए ओपेक में क्या होती है, लाइट बिल्कुल पैक हो गई, उस पार से उस पार नहीं देख सकते। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सुस्पष्ट है, शीशा बिल्कुल साफ है, आप इस पार से उस पार लाइट को भेज सकते हो। ऊपर क्या है, शीशे को हमने कलर कर दिया है, लाइट पैक हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या कह रहा है। देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि कम समय में मैं ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो किससे रिलेट कर रहा है, जंबल ऑर्डर से रिलेट कर रहा है, ठीक है, पैरा जंबल से। अब आपको जब इस तरह का सेंटेंस बनाए तो इसमें एक चीज को ध्यान दीजिए, ऑप्शंस पर पहले ए बी, ये एक ही बार आ रहा है इसलिए इसको कैंसिल करिए। देखिए बी 2 बार आ रहा है, बी और बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है बी। ठीक है। तो आप शुरू करिए इसको अरेंज करना, पहले तो बी आएगा। अ डिजिटल रिल्म्स इज क्रिएटेड थ्रू द मेटावर्स टेक्नोलॉजी। अब क्या है, आजकल क्या है कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को ऐसा बनाते हैं कि जैसे बिल्कुल रियल लगते हैं। जैसे आप हॉलीवुड की फिल्में देखे हैं ना, हॉलीवुड की फिल्मों में कैसा लगता है, बिल्कुल रियल है, इमोशंस डालते हैं वो उसके अंदर। ठीक है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग ढंग से देखें, अगला पॉइंट देखो, टू दीज डिजिटल यूनिवर्स इज नॉट रेस्ट्रिकेटेड टू द टेक्नोलॉजी गैजेट सच एज द सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। ये जो डिजिटल गैजेट हैं, डिजिटल यूनिवर्स है, ये केवल टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, जो केवल जानकारी को सर्च करती है, बल्कि ये क्या करते हैं, you may not only glance at the thing this in this but you can also feel and mark your presence in the augmented reality। देखिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके एक वो लगा लेते हैं, गैजेट लगा लेते हैं, और उस गैजेट को लगाने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि जैसे रियल वर्ल्ड हो, 3D 4D 5D 7D तक, ऐसा लगता है जैसे रियल, जैसे मूवी देख रहे हो, तो ऐसा लगता है सारे इमोशंस अपने आसपास में घटना हो रही हैं। ठीक है। अब आ गया सी, द ह्यूमन प्रेजेंस विल मार्क बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द अवतार। अब देखिए मानवता की जो एग्जिस्टेंस है वो अवतार से शो होती है, विच विल बी फ्री टू इंटरेक्ट विद वन अनदर इन 3D वर्चुअल स्पेस। आप 3D वर्चुअल स्पेस के अंदर लोगों से बातचीत कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सारी चीज़ें क्या है, रियल है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
आगे आता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जान लेते। अगले वाले क्वेश्चन में अगर मैं स्टडी करूँ तो मेरे को मिलता है राहुल सेज। देखिए कभी भी सेज आ जाता है तो अंदर कोई टेंस नहीं बदलता है, टोल्ड नहीं होगा, एक्सप्लेन्ड सेकंड फॉर्म में ये भी नहीं होगी, सैड सेकंड फॉर्म में नहीं होगा, केवल एक ही वर्ड है जो बन पाएगा प्रॉपर, वो पहला वाला है। राहुल की जगह राहुल, सेज की जगह सेज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब ये जो आई आ रहा है इधर पे क्या करेंगे, इस आई को कन्वर्ट कर देंगे आप ही में। गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा टू जिम डेली। ठीक है, ये हमारा आंसर। 26 पर आइए कैसे करना है। 26 वाला जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर बोला गया लेविश। अब लेविश का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आरामदेह कोई चीज़ हो, आराम आरामदायक, प्लस क्या हो, ढेर सारा हो, कोई चीज़ क्या हो, बहुत सारा हो, ह्यूज हो। ठीक है, बहुत सारा। ठीक है, अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ। मीगर का मतलब क्या होता है, कम। स्टाइलिश का मतलब कोई व्यक्ति क्या काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हो। लग्जूरियस का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी चीज़ क्या हो, कैसी हो, मतलब लग्जरी से भरी हुई हो, काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो। ठीक है, आरामदायक हो, यही मैंने ऊपर भी बता दिया, यही इसका आंसर है, लग्जूरियस। ठीक है। अच्छा, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब विशिष्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 27 पर। 27 क्या बोल रहा है, द फायर डैमेज द यूटेंसिल सो मच दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डैश दैम। देखिए आग ने क्या किया, बर्तनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। अब बहुत मुश्किल है कि हम उनको उनके दोबारा से वैसी स्थिति में ले आएं। देखिए रिट्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्या करता है, किसी चीज़ को दोबारा से फॉलो करना हो, पुनः अनुसरण करना हो, फॉलो अगेन, फॉलो रिपीटेडली। ठीक है, फॉलो रिपीटेडली, दोबारा से किसी को पुनः अनुसरण करना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना, यानी वापसी करना, रिटर्न। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, वापस ले लेना, विड्रॉल, विड्रॉ कर लेना। अपना नाम कहीं से वापस ले लिया, चुनाव में से नाम वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, रिट्रैक्ट कर लिया। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। तो वो ये बोला जा रहा है कि ये जो बर्तन हैं, बर्तनों को पुरानी स्थिति में प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आग की वजह से पूरे बर्तन जल गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 28 पर आइए, 28 क्या बोलता है, नायरा प्रॉमिस मी टू शो मी हाउ टू फिश फॉर सैलमन बट ही नेवर हैड द टाइम। नायरा ने मेरे से वादा किया कि वो किस तरीके से सैल्मन मछली को पकड़ सकती है, पर उसने कभी, उसके पास समय नहीं है, लेकिन कभी उसके पास समय नहीं था। यार क्या होगा सोनू, उसके पास समय नहीं था, उसने मेरे से क्या किया, वादा किया। उसने मेरे से वादा किया कि उसको वह सैल्मन मछली को पकड़ना सिखाएगी, बताएगी कैसे पकड़ते हैं, लेकिन उसके पास समय ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, 29 पर आ जाइए। 29 क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर बहुत ध्यान से, इज एम आर V4 पैसिव वॉइस बनाते हैं, इज एम आर बीइंग प्लस V3। ठीक है, अब देखो इज आ रहा है, V4 आ रहा है, यानी एक्टिव वॉइस में आपको क्या चाहिए, इज एम आर के बाद में बीइंग चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। शुरू हो जाइए, कहीं कुछ मिल रहा है इसमें, ये बीइंग मिल रहा है क्या इसमें, कहीं पे पहले वाले सेंटेंस में बीइंग है ही नहीं है, कैंसिल करो। इसमें कहीं पे बीइंग दिख रहा है क्या, सेकंड वाले में, इसमें भी नहीं है, कैंसिल करो। फोर्थ वाले में देखो विल आ रहा है, विल का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। थर्ड वाला ही प्रॉपर आंसर होगा, इज एम आर आ रहा है, बीइंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 30, और 30 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, दिए गए सेंटेंस को समझना पड़ेगा। ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब हम टोल्ड का यूज़ करते हैं या सेड टू का यूज़ करते हैं। इसमें आस्क्ड आ रहा है, कैंसिल करिए। इंस्ट्रक्टेड आ रहा है, कैंसिल करिए। अब देखिए टोल्ड, टोल्ड, हर, हर, दैट, दैट। अब देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन है यू का कनेक्शन बनेगा इससे। यहाँ पे हर है, लड़कियों के बारे में चर्चा है तो लड़कियों के लिए शी आता है, शी आ रहा है। कैन, कैन का कैन थोड़ी ना रहेगा, सेम टू सेम तो रहेगा नहीं, कैन का क्या बदलेगा, कोड बदलेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पे, और 31 क्या कह रहा है इसको समझेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसको स्टार कर दूंगा, ये थोड़ा सा टफ लेवल मान लीजिएगा इसको, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, बताई भी जाती है तो छोटे लेवल पर बताई जाती हैं। ऑल द गेस्ट आई हैव इन्वाइटेड टू द मूवी स्क्रीनिंग हैव शोन अनविलिंग, हैव शोन अनविलिंग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए अनविलिंग क्या एक एडजेक्टिव है, और उन्होंने की अनविलिंग ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल। गेस्टों को हमने मूवी के लिए स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उनका बिजी शेड्यूल था, इसलिए उन्होंने अनिच्छा जताई। तो अनिच्छा जताना, अनविलिंग नहीं, इधर पर एक नाउन का यूज किया जाएगा अनविलिंगनेस का। यही हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहाँ पे अनविलिंग क्या है कि केवल क्या होता है एडजेक्टिव, हमको यहाँ पे नाउन चाहिए, यही हमारा आंसर। अब आ जाइए, आपको एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थी बताना है। वर्ड है हमारे पास में एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को किसी से मुक्त कर देना, एक्सोनरेट कर देना, एक्सोनरेट कर देना, है ना, दोष मुक्त कर देना किसी को, ठीक है, या किसी को मतलब फ्री कर देना, किसी को रिलीज कर देना, किसी को मुक्त कर देना। ठीक है, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी चीज की आलोचना करना, क्रिटिसाइज। पार्डन का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, क्षमा कर देना, मतलब किसी को फॉरगिव कर देना, क्षमा कर देना। और ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाना। अभी क्या चाहिए हमको, कोई व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, दोष से फ्री कर दिया कि भाई अब हम तुम पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, आप फ्री हैं, आरोपों से मुक्त हैं। अब कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडेम का मतलब होता है किसी पर आलोचना करना, किसी पर आरोप लगाना, तंज कसना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 26 पर आइए, 26 क्या कह रहा है। 26 में क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 इज अ मेमोरेबल डे। देखो भैया, ईडियम एंड फ्रेसेस का एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर ईडियम एंड फ्रेसेस के नाम से। गारंटेड है उसी में से ही आ रहा है ईडियम एंड फ्रेसेस। अगर उन्होंने 5 ईडियम एंड फ्रेसेस पूछे हैं ना, तो 4 उसी वाली वीडियोस में से आ रहे हैं। अगर आप देख लेते तो ठीक है भैया, नहीं देख पाए, अभी भी नहीं देख पाए, तो अब एग्जाम के बाद में देख लेना, आपको पता चल जाएगा उसी में से आ रहा है डेटा। एक हाथ तो देखो मिस होता है, मैं भविष्य वक्ता तो हूं नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, भविष्य मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ इस फील्ड में मैं लंबे समय से हूं, लंबे समय से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, उसी अनुभव में मैं कह रहा हूं बेटा जाके वो वीडियोस देख लीजिए, आपको उसके अंदर सारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, उसी में से ईडियम एंड ट्रेसेस आ रहा है। ठीक है, अभी सीजीएल का बोल रहा था मैं, बच्चों ने आलस कर दिया, सीजीएल प्री के अंदर सारे के सारे वहीं से आया है यार, एक क्वेश्चन भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गया। मैं तो सीधा खुले मंच पर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर पूरा संसार मेरे को देख रहा है। आप जाके चेक करिए ना, पढ़ना पड़ेगा यार, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ क्या दिया हुआ है। रेड लेटर डे का मतलब समझिए क्या होता है। रेड लेटर डे का मतलब होता है, रेड लेटर का मतलब होता है एक यादगार दिन। क्या होता है, यादगार दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ग्रीन थंब क्या होता है, जो जिसकी कोई बागबानी यानी जो पेड़ पौधे लगाए, बागबानी की कला, जो किसी पेड़ पौधों को लगाने में कलाकार होता है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो जाए अनएक्सपेक्टेड, अचानक से ही हो जाए, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसी कोई चीज़ हो जाए ना। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो लिखित में हो, प्रॉपरली क्या हो इन राइटिंग में हो, लिखित में हो और क्लियरली हो, इन राइटिंग प्लस क्लियर, दोनों चीज़ें हो। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, यादगार दिन। ठीक है, यादगार दिन, मेमोरेबल डे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 34 पर आइए, 34 क्या क्या बोल रहा है। आई डू नॉट टॉक टू हिम एनी मोर एज ही ब्रॉड डिसग्रेस टू माई फैमिली। मैं उससे बात ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि उसने मेरी फैमिली के लिए डिसग्रेस यानी मेरे परिवार की नाक कटवा दी है, बाय रॉबिंग द बैंक, बैंक को लूट कर उसने मेरे परिवार की नाक कटवा दी है, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता हूँ। दे हैव आउस्टेड हिम एंड कंसिडर हिम एज एन इंसल्ट टू द फैमिली नेम। वो उसको क्या समझते हैं, एक विरोधी समझते हैं, और उसने क्या करा, परिवार का नाम खराब करा दिया है भैया। गलत बात है ना, चोरी कर ली, बैंक से नाम खराब हो गया परिवार का, दूसरे दिन अखबारों में आ गए आप, फ्री का प्रमोशन हो गया, है ना, बहुत तगड़ा वाला प्रमोशन हो गया। तो देखिए अब इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, इसको समझ लीजिए। पहला वर्ड क्या है हमारे पास में, अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई हिडन टैलेंट हो, कोई छिपी हुई क्षमता हो, हिडन टैलेंट।
ठीक है, आपको लगता नहीं था हिडन टैलेंट कैंडिडेट, आपको लगता ही नहीं था कि भैया वो पेपर पास कर लेगा, आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड जो दिन भर घूमता रहता था, है ना, आपको लगता ही नहीं था वो गधा पास हो जाएगा। और भाई साहब जिस दिन रिजल्ट आया ना, वो ऑल इंडिया टॉपर निकला, दिमाग खराब हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स। ठीक। अब फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम में। अब आपने देखा आपका फ्रेंड हो गया पास, आप आ गए प्रॉब्लम में। ध्यान रखना, आपकी कॉलोनी में से अगर एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो वो पूरी कॉलोनी की नाक में दम करके रखता है, ये ध्यान रखना, है ना। आपकी स्थिति क्या होती है, फिश आउट ऑफ वाटर, आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, प्रॉब्लम में रहते हैं। क्राइंग वुल्फ का मतलब क्या होता है कि मतलब झूठा खतरा, है ना, फॉल्स, या कह सकते हैं फेक रिस्क, या डेंजर, मतलब खतरा नहीं है लेकिन फिर भी रो रहे हैं कि डेंजर है, फालतू का खतरा। अब ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, डिसग्रेस फॉर फैमिली, यानी कि नाक कटवा देना, परिवार के नाक कटवा देना, इंसल्ट कह सकते हैं, डिसग्रेस फॉर फैमिली, परिवार की नाक कटवा दे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे परिवार की नाक कटे बेटा। जब तक परिवार है तब तक आप हैं बेटा, परिवार नहीं है तो आप नहीं हैं, आपका कोई वजूद नहीं है परिवार के बिना। और बना भी लोगे तो इधर उधर के दोस्त यार मिलेंगे लूटने खाने वाले, परिवार परिवार ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, अब आ जाइए हमारे पास में 35 क्वेश्चन पे। 35 क्या बोल रहा है, 35 में ध्यान रखें कि टोल्ड अगर आ रहा है तो कभी भी हमारे पास में आस्क्ड जैसी सिचुएशन तो आ नहीं सकती है भैया। तो अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो आज तो हो गया कैंसिल। अच्छा, टोल्ड आ रहा है तो वो सैड में नहीं बदलता कभी भी, वो बदलता है सैड टू में। टोल्ड हमेशा किस में बदलता है, सैड टू में बदलता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, बाकी सोचना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए। 36 क्या बोल रहा है, 36 में बोला है इट इज सेट टू द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द रिलीजन। इट इज सेट, पहले मैं देख लूँ क्या बोला गया है, क्या बनाना है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना। अच्छा ठीक है ठीक है, डोंट वरी। ये एक्चुअली क्या है, डबल पार्ट वाली फॉर्मेशन आ गई। इट इज सेट, फिर आ गया है दैट, उसके बाद में दिस सब्जेक्ट है, इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द रिलीजन, इन द रीजन। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशंस आती है इसको बोलते हैं हाई, जो हाई लेवल वाले एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं ये वो होते हैं। इनको बनाने का तरीका ये होता है कि जो पहला वाला पार्ट है उसको आप बना लीजिए इट इज सेड। ठीक है, और यहाँ से ये जो दैट है ना, दैट के बाद में ये जो इधर तक है पूरा का पूरा, इसको आप हटा देते हैं। इसको हटा के आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और पूरा का पूरा सेंटेंस आप वैसे का वैसे ही छोड़। ठीक है, ये डबल पार्ट वाला सेंटेंस है, इसको इसी तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, जब मैं इसके लेक्चर्स लेकर आऊँगा एक्टिव पैसिव वॉइस के, तब मैं इसको हायर क्लास का बताऊंगा कैसे होते हैं। इसमें 2-3 स्टेप के बाद में कन्वर्जन होता है। फिलहाल इतना याद रखिए, कभी भी पेपर में इट इज़ सेड दैट आ जाए, क्या जाए, इट इज़ सेड दैट आ जाए, तो वो इट इज़ सेड दैट या दिस इज़ सेड टू बी में बदल जाता है, बस इतना याद रखिए आप। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। 37 पर आइए। 37 क्या बोला, कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के क्या हो जाना, अनुकूल हो जाना, एडेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को क्या कर लेना, एडेप्ट कर लेना, उसके अनुकूल हो जाना। एंटोनिम आपको बताना है। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है, मददगार, यानी असिस्ट, सहायता। नेक्स्ट है इनकंसिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, इररेगुलर हो, इररेगुलर। ठीक है, एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी हो, फुल ऑफ एनर्जी या फुल ऑफ स्पिरिट। इमेकुलेट का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी दाग ना हो, मतलब जो बिल्कुल मतलब प्योर हो, बेदाग हो, प्योर हो, बेदाग। अभी क्या चाहिए, आप किसी भी चीज़ में क्या हो रहे हैं, ढल जा रहे हैं, उसके हिसाब से क्या चल रहे हैं, अनुकूल हो जा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम की डिमांड है 8 घंटे पढ़ना, और आप रोज़ाना 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आप अनुकूल हैं। आप क्या कर रहे हैं, दूसरी स्थिति में क्या है कि एग्ज़ाम में 8 घंटे की रिक्वायरमेंट है, आपने आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल 4 पढ़ लिया, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके आप पढ़ रहे हैं, और रेगुलर नहीं पढ़ रहे, इररेगुलर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा बेटा, वैसे तो इसका जो आंसर है, इसका जो नियरेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल हो जाना, मौसम के हिसाब से ढल जाना, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है मौसम के हिसाब से ना ढल पाना। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अब भैया 38 को देख लेते हैं, 38 क्या कह रहा है, इसको और समझा देता हूँ मैं, क्या बोल रहा है ये। शी लाइक्स स्ट्रीट फूड सच एज गोलगप्पे, उसको स्ट्रीट फूड पसंद है, जैसे कि गोलगप्पे, टिक्का, चाट, ये सारी चीज़ें उसको पसंद है। तो भैया ये तो एक लिस्ट है, लिस्ट के लिए क्या करोगे, स्ट्रीट फूड सच एज, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर।
ठीक है, सच के साथ में एज आता है। हाँ भैया, फिर से सुनिए, एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना रहे हैं और इसका तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आ जाए या फिर क्या आ जाए, डिड नॉट आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे, वाज वर के साथ में आप लगाएंगे नॉट। अगर डिड नॉट आएगा तो फिर आप नॉट लगाएंगे, अगर डिड नॉट नहीं आ रहा तो फिर आप नॉट नहीं लगाएंगे। अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, वाज नॉट है, क्या आ रहा है, वाज के साथ में नॉट आ रहा है। तो अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डिड नॉट की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी, डिड नॉट की। यहाँ वाज नॉट आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पे ही वाज नॉट आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ डिड नॉट आ रहा है तो दिया गया सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ वाज नॉट आ रहा है जो कि गलत है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 40, और 40 क्या बोल रहा है, 40 को समझ लेते हैं। 40 वाले में देख लीजिए, स्टेला यूजली मैनेजेस द वेस्ट मटेरियल एंड डिस्पोज्ड डैश डिस्पोज देम मेटिकुलसली। देखिए डिस्पोज के साथ में हमेशा एक प्रपोजिशन लगता है, इस वाली जगह पर एक प्रपोजिशन ऐड होगा ऑफ, क्या जुड़ेगा, ऑफ। ठीक है, और मेटिकुलसली का मतलब होता है पूर्ण बारीकी से, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का आया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, डिस्पोज के साथ में ऑफ आता है। 41 पर आइए, 41 में क्या दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा फॉर्मूला याद करिए, याद नहीं करोगे फॉर्मूला तो रह जाओगे। और ये फॉर्मूला तो इनका पसंदीदा हो गया है, इनको पूछना ही पूछना है एसएससी स्टेनोग्राफर को। देखिए वाज वर्ग के साथ में क्या आती है, थर्ड फॉर्म, ये आ रहा है वाज, ये क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। शुरू हो जाइए, आई वाज बॉट, ये गलत है, हैव आ रहा है, सॉरी फोर्थ वाला गलत है, वाज के साथ में बॉट, ये गलत है। हैव आ रहा है, गलत है, हैव आ रहा है, गलत है। फर्स्ट वाला देखिए, आई बॉट अ न्यू लैपटॉप येस्टरडे, सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। 42 पर आइए, और 42 में क्या चलता है, 42 में देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ स्लीप यू रिक्वायर चेंजेस ग्रेटली थ्रू आउट योर लाइफ। देखिए जो नींद की जो ज़रूरत है वो अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो आपके जीवन को बहुत अच्छी तरीके से बदल देता है वो। डैश ऑन योर एज, ये आपकी एज, एक्टिविटी लेवल, ओवरऑल हेल्थ और लाइफ स्टाइल पैटर्न को ये अच्छे तरीके से बदल देता है अगर आप नींद अच्छा लेते हैं। ये उसी पर डिपेंड करता है, आपकी नींद पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का पैटर्न कैसा है। सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे क्या करना, डाउट करना, डाउटफुल। डिपेंड का मतलब होता है किसी पे आश्रित होना। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी पे भरोसा ना कर। देखिए ट्रस्ट मतलब क्या होता है, भरोसा, जो भरोसे लायक ना हो, भरोसा, भरोसा ना करना। ठीक है। कोरिलेटिंग का मतलब क्या होता है, सही संबंधित। क्या होता है, कोरिलेटिंग का मतलब क्या होता है, संबंधित होता है। अभी क्या चाहिए इसके अंदर, आपकी नींद पे डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्क करते हैं। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43, और 43 क्या बोल रहा है, आई वाज अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू सेलेक्ट द राइट कोर्स ऑफ स्टडी आफ्टर माई सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अब आपको क्या करना है कि अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अनिर्णय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति को क्या बोलते हैं, देखिए पहला लिखा हुआ सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है कि निर्णय नहीं ले पाना, अनिर्णय की स्थिति। ठीक है, कि किसका पक्ष लें किसका पक्ष नहीं लेना, इस तरह की स्थिति को क्या बोलते हैं, अनिर्णय की स्थिति। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, अवॉइड टॉकिंग ऑन मेन पॉइंट, यानी मेन बात के ऊपर बात, मेन टॉपिक, जो मेन मुद्दे की बात है उस पर बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करना। ऑन फूल्स एरेंड का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य की विफल होने की संभावना है ना, किसी कार्य की विफल होने की संभावना। ठीक है, कोई काम है वो विफल हो जाएगा, उसकी संभावना। फिर क्या बोला गया, नॉकिंग अराउंड, नॉकिंग अराउंड का मतलब क्या होता है, भटकना। कैसा भटकना, कोई उद्देश्य ही नहीं है, भटक रहे हैं, पता ही नहीं है कौन सा एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या करना है, बस चले जा रहे हैं, गाइडेड ही नहीं है, एक प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, यही नहीं पता, चले जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44, और 44 क्या बोल रहा है इसको जान लेते हैं। 44 में आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच, और बहुत बड़ा सा दे दिया है 44 वाला क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इसको भी हम लोग सॉल्व करके बताते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है।
पूरे सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़कर लगेगा डर, तो डरना नहीं है, बस इतना देखो। सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड में। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, पहले तो इसको बनाओ। सेड टू बदल गया टोल्ड में, सेड टू का सेड टू रहता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेड टू का टोल्ड होता है, ठीक है, सेड टू का सैड होता है, ये नहीं होता, तो दो तो कैंसिल होगा, अब एक और तीन बचा, अब एक और तीन में से शुरू हो जाइए। सेड टू हिज फ्रेंड, दैट की जगह दैट आ गया। अब देखिए ये आ रहा है वी, क्या आ रहा है वी, तो एक बात तो है वी का डायरेक्ट वी तो रहेगा नहीं, चेंज तो जरूर होगा, वी का वी तो रहेगा नहीं, वी बदलता है, सब्जेक्ट से बदलता है, तो यहाँ पे वी का वी तो रहेगा नहीं, ये तो हो गया कैंसिल। वी बदलेगा किस में बेटा? दे में बदलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बस एक चेंज देखना था, पूरा हो गया चेंज, बाकी आपको दिमाग ही नहीं लगाना था इसके अंदर। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। अच्छा, जितना बड़ा सेंटेंस होता है ना उतना बेनिफिट होता है उसके अंदर मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा क्ल्यू मिलते हैं, छोटे सेंटेंस में कम क्ल्यू मिलते हैं। अब देखिए फिर दोबारा से मैं बोल रहा भैया फॉर्मूला याद कीजिए, मैं बार बार तुमको एक ही फॉर्मूला रटवा रहा हूँ, और इस वीडियो में करीब 4 से 5 बार ये फॉर्मूला मैं रटवा चुका हूँ। अब भी याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको वीडियो कॉल करके याद कराऊंगा, याद तो करना ही पड़ेगा आपको, सिलेक्शन तो ज़रूर होगा। वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे हैज़ आ रहा है गलत है, यहाँ पे हैड आ रहा है गलत है, यहाँ पे हैज़ आ रहा है गलत है, आपको चाहिए ऑर्डर्ड, जो कि क्या है? सेकंड फॉर्म। क्लियर? सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46, और 46 को हम कैसे हैंडल करेंगे वो देखिए। आई कुड सेंस द डैश बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या हो गया भैया? झगड़ा हो गया होगा, तो ट्यूनलेस दिया हुआ है, ट्यूनलेस का मतलब क्या होता है? बेसुरापन, क्या होता है कि बिल्कुल जो साफ साफ नहीं बोलता हो, बेसुरापन हो जाएगा। डिसहार्मनी का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में क्या हो गया है? क्वेरल हो गया है, क्या हो गया है? झगड़ा हो गया है दोनों के बीच में, ठीक है, फाइट मान लीजिए, फाइट हो गई। जैंगलिंग का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, जैंगलिंग का मतलब क्या होता है? शोर मचाना होता है, शोर मचाना। और रॉकस का मतलब क्या होता है? रॉकस का मतलब होता है क्रैक्ड, किसी चीज में क्या हो जाना? दरार आ जाना, मतलब अचानक से किसी चीज का फट जाना या शोरगुल हो जाना, शोरगुल करना भी हो सकता है इसका मतलब, काफी है ना। आप शोरगुल भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? शोर मचाना, ये भी हो सकता है। अभी हमको क्या चाहिए? हस्बैंड वाइफ में क्या हो गया होगा? झगड़ा हो गया होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? 47 पर आइए, 47 क्या बोल रहा है? टू अवॉइड डैश ऑन द रोड प्रॉपर साइन एंड सिग्नल शुड बी पुट अप, बोला गया है सड़क पर भीड़ कम हो उसके लिए हमको प्रॉपर साइन लगाने चाहिए और प्रॉपर सिग्नल लगाने चाहिए। वर्ड दिया हुआ हमारे पास में शॉपिंग, शॉपिंग का एक्चुअली आईएनजी वाले वर्ड का तो मेरे को मीनिंग नहीं मिला कोई प्रॉपर, लेकिन इसमें जो वर्ड आया ना शॉप, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या हो? गंवार हो या बहुत अति प्रसन्न हो, उसको भी शॉप बोलते हैं। स्लीप का मतलब नींद, स्टफ का मतलब क्या होता है? भरना, जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं उसको भरा जाता है स्टफ, ठीक है, समोसों को भरते हैं हम लोग, समोसे के अंदर आलू भरा जाता है स्टफ। कंजेस्टेड का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़, क्या होता है? काफी ज्यादा भीड़ भरा हुआ, भीड़ भाड़। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। सड़क पे क्या होती है? भीड़ तो होती है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 क्या बोल रहा है? रिलेक्टेंटली का मतलब क्या होता है? अनिच्छा, अनिच्छा, किसी काम को करने की इच्छा ना होना, अनिच्छा से, ठीक है। जीलियसली का मतलब क्या होता है? उत्साह के साथ, क्या होता है? उत्साह के साथ। नेक्स्ट है अनविलिंग, अनिच्छा से, अनविलिंगली, अनिच्छा से। फेयरली का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष, निष्पक्ष। एक मिनट, एक मिनट, साफ साफ लिख दूं मैं, निष्पक्ष, एल वाई लगा हुआ है, निष्पक्षता से। स्मार्टली का मतलब क्या होता है? कोई काम बहुत ही चुस्ती फुर्ती से किया जाए, एक्टिवली, ऐसा किया जाए कोई काम बहुत एक्टिव किया जाए। अब देखिए रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होता है, ठीक है। तो अब इसका क्या होना चाहिए? स्वेच्छा से काम करना किसी काम को, जीलियसली, उत्साह से काम करना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक है टीचिंग करना, तो कुछ टीचर मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं मतलब उनको टीचर नहीं बनना था लेकिन बन गए, तो रिलेक्टेंटली है। कुछ बच्चों, कुछ लोग बचपन हमेशा से उनका कैरेक्टर ऐसा होता है टीचर टाइप का, तो वो जीलियसली है। 49 पर आइए, 49 क्या कह रहा है? 49 वाले में भैया स्टोरी अरेंजमेंट है, और स्टोरी अरेंजमेंट में सबसे पहले ढूंढना चालू कीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। हिज, हिज कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, हिज सब्जेक्ट नहीं होगा। जहांगीर,
और यहाँ पे भी जहांगीर, या तो सी से सेंटेंस शुरू होगा या तो डी से शुरू होगा, बस इतना ही देख लीजिए। जहांगीर इज नोन फॉर हिज डेप्थ डिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, जहांगीर द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर वाज डिवोटेड द नेचुरलिस्ट। ये बिल्कुल सही लग रहा है कि ये सेंटेंस की सही शुरुआत कर रहा है, इसमें जहांगीर का सही डिस्क्रिप्शन आ रहा है। क्या आएगा हमारे पास में, बी। हिज तुजुक ए जहांगीरी कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन मेमोरी ऑफ जहांगीर। जहांगीर की यादगार, जहांगीर की जितनी भी यादें हैं वो किस में रखी हुई हैं, तुजुक ए जहांगीरी में रखी हुई हैं। उसके बाद में आएगा डी, जहांगीर इज नोन फॉर हिज डेप्थ डिस्क्रिप्शन फॉर द सेवरल एनिमल्स बर्ड इंक्लूडिंग द मंकीज हॉक कुकू। उसको कई सारे पक्षियों की जानकारी थी, जानवर की जानकारी थी, जिसमें से मंकी आते हैं और हॉक कुकू आते हैं। फिर फोर्थ आ गया, हिज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द नेचुरल साइंस इंक्लूड द एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द एलिफेंट जेस्चर पीरियड ऑफ द डिस्क्लोजन ऑफ द टोरसस क्रेन पेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर उनके पास में जानवर, उनके पास में हाथियों की भी जानकारी है इस मामले के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी अनदर वन, इफ यू सी द अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें क्या दिया हुआ है इसको देखेंगे। जब आप सेंटेंस को सॉल्व करोगे तो गिवन सेंटेंस के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से सेंटेंस शुरू होगा। इट से सेंटेंस की शुरुआत ना करें प्लीज एग्जाम के अंदर, प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं होता। तो बी हट गया और यहाँ पे से डी हट गया। अब क्या बचा हमारे पास में, सी और ए बचा हुआ है। इन दोनों में से देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट नेशन, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट नेशन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आल्सो। जिसमें आल्सो आता है वो कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होता। कैसे, भारत गरीबों की शायद संविधान छोड़िए, राम राम तेज दौड़ता है और उसका भाई भी तेज दौड़ता है। तो उसका भाई भी यानी कि आल्सो पहला सेंटेंस कभी नहीं हो सकता, वो सेकंड सेंटेंस ही होगा। तो ये नहीं होगा। हमारा सेंटेंस किससे बनेगा, ए से। यूनाइटेड स्टेट मेंटेन पीस सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर यूनाइटेड स्टेट क्या करता है, शांति और सिक्योरिटी बनाता है। ठीक है। इट आल्सो टेक केयर ऑफ द डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन। ये तरक्की करते हुए जो राष्ट्र है उनके बीच में क्या करता है, एक मित्रता का व्यवहार बनाता है। फिर क्या करता है ये, उसके बाद में करता है, यूनाइटेड नेशन आल्सो ट्राइव्स टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ द इनइक्वालिटी। असमानता के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी ये बना के रखता है। It also act as a central thought which countries coordinate their actions and activities for the global peace। शांति निर्धारण करने के लिए ये क्या करता है, उन एक्टिविटीज को बना के रखता है जिससे देश के अंदर शांति बनी रहे। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए, तो बेटा ये कितने क्वेश्चन हो गए, ये 50 क्वेश्चन हो गए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले ये 50 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। रोजाना क्लास जो है रात को 9 बजे स्टार्ट हो जाती है रोजाना। और अभी ये वीडियो भी हमने बना दिया है, ये रात को 9 बजे अपडेटेड हो जाएगा, अपलोड कर देंगे हम इसको। बेटा सब बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने त्यौहार को अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ बनाइए, और भगवान करे, ऊपर वाला करे कि इस साल आपकी जॉब कंफर्म लग जाए। दिवाली पर अगर इस दिवाली पर अगर आपकी जॉब लगती है तो ये दुनिया का सबसे बड़ी दिवाली मानी जाएगी, आपके जीवन की सबसे सुखमय दिवाली मानी जाएगी। तो सारे बच्चों को बेटा बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक।